अरे आज तो कितनी ज्यादा ठंड है, अभी तक कोहरा हटा ही नहीं है। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, आज मेरी सारी सब्जियां बिक जाएं। अगर ये सब्जियां आज नहीं बिकी तो ये खराब हो जाएंगी। विक्रम बहुत ही गरीब परिवार से था। वो प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। विक्रम सुबह सुबह ठेले पर सारी सब्जियां रखकर उसे बाजार में बेचने के लिए जाता है और बाजार में इतनी ठंड में मैं अकेला हूँ जो इतनी सुबह सुबह सब्जियां बेच रहा है। अभी बाकी लोग तो आराम से अपने घर में सो रहे होंगे। सुबह के 5 बज रहे थे। विक्रम को लगता था कि अगर वो सुबह सुबह आकर अपनी सब्जियां सस्ते में बेचेगा तो उसकी अच्छी बिक्री हो जाएगी। लेकिन ठंड की वजह से लोग 7-8 बजे के बाद ही बाजार आते थे, इसीलिए ज्यादातर सब्जी वाले 7 बजे के बाद आते थे। एक सब्जी वाला, अरे भाई विक्रम, तो पागल हो गया है क्या? रोज पागलों की तरह इतनी ठंड में सुबह सुबह आकर सब्जियां बेचता है। तुझे ठंड नहीं लगती है क्या? भाई क्या करूं, परिवार का पेट पालना है। मैं सोचता हूँ कि सुबह जल्दी आ जाऊंगा तो सस्ते में सब्जियां बिक जाएंगी। अरे भाई, आओ आओ, 1 किलो प्याज 20 रुपए में लेकर जाओ। इतना सस्ता प्याज और कहीं नहीं मिलेगा, प्याज ले लो, आओ आओ। ग्राहक विक्रम के ठेले पर आते हैं, लेकिन उसके सड़े और दागी प्याज को देखकर सभी प्याज खरीदे बिना ही दूसरे की दुकान पर चले जाते हैं। एक सब्जी बेचने वाला आदमी अपना ठेला लेकर सुबह 8 बजे आता है। अरे भाई आओ आओ, सस्ते में प्याज लेकर जाओ, 25 रुपए में 1 किलो प्याज। यह सब्जी वाला देर से बाजार आता है, लेकिन उसके प्याज काफी अच्छी क्वालिटी के थे, इसीलिए लोग फटाफट से उसकी दुकान पर आते हैं। भैया मुझे 2 किलो प्याज दे दो। भैया आप मुझे 5 किलो प्याज दे दो। इस तरह एक के बाद एक लोग आकर उस देर से आए सब्जी वाले की सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। लगभग 1 घंटे में वो सारी सब्जियां बेचकर अपने घर चला जाता है, जिसे देखकर अरे भाई सच में विक्रम, तू एक नंबर का गधा है। उस सब्जी वाले को देखकर कुछ सीख। एक तू है जो सारा दिन बैठकर अपनी सब्जियां बेचता है लेकिन फिर भी कुछ बेच नहीं पाता, और दूसरा वो है जो देर से आने के बाद भी 1 घंटे में सारा माल बेच देता है। अरे भाई, उसकी सब्जी अच्छी क्वालिटी की है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी तरह अच्छी फ्रेश सब्जियां लाकर बेचूं। थोड़े बहुत जो पैसे बचते हैं वो पूंजी में चले जाते हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी विक्रम अपना ज्यादा सामान बेच नहीं पाया था, इसलिए दोपहर हो जाने पर वो मन उदास करके बाजार से ठेला लेकर निकलता है। और रास्ते में, आज तो मंगल बाजार था, मुझे लगा था कि आज मेरी बिक्री अच्छी होगी, लेकिन आज तो रोज से काफी कम बिक्री हुई है। इस कलमुही ठंड की वजह से तो आधे से ज्यादा लोग सब्जियां लेने निकलते ही नहीं हैं। विक्रम उदास होकर यह सब सोचता हुआ घर आ रहा था कि तभी उसकी नजर एक आदमी और उसकी बेटी पर पड़ती है, जो बाजार में रजाई की दुकान पर खड़े होकर रजाई खरीद रहे थे। अरे अंजलि बेटा, तुम मुझे रजाई की दुकान पर क्यों ले आई हो? हमारे घर में पहले से ही तो बहुत रजाई हैं। पापा रजाई तो है, लेकिन इस बार मुझे ठंड में टेडी बियर जैसी फर वाली रजाई चाहिए। मुझे वो रजाई खरीद कर दीजिए। अंजलि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ऐसी जिद नहीं करते। नहीं पापा, मुझे वो रजाई चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है मेरी गुड़िया रानी, तुम्हें जो रजाई पसंद आई है वो तुम खरीद लो। जिंदगी जीना है तो अमीरों जैसे जियो। मेरे घर पर एक ही फटी पुरानी रजाई है जो बिल्कुल भी गर्मी नहीं देती, और नरम तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे तो गरीबी की वजह से हमसे कुछ बोलते भी नहीं है। मैं तो अपने बच्चों का कोई शौक पूरा ही नहीं कर पाता हूँ। ये सब सोचते सोचते विक्रम उदास होकर अपने घर आ जाता है। उसकी उदासी उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम को देखकर उसके घर के पास रहने वाले पड़ोसी, जो घर के बाहर बैठकर अपना काम कर रहे थे, वो विक्रम को देखकर ताना मारने लगते हैं। आ गया विक्रम, सारी की सारी सब्जियां वापस लेकर। तू इतनी सुबह ठंड में सिर्फ दिखावा कर निकले बाजार जाता है। तू एक नंबर का निकम्मा और नकारा है। 2 वक्त का खाना भी अपनी माँ और बीवी को नहीं खिला पाता। तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है। अरे विमला चाची, आप अपने काम से मतलब रखिए ना। मेरे परिवार के निजी मामलों में क्यों घुस रही हैं? विक्रम अपने पड़ोस वाली औरतों को चुप करवाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग विक्रम की कोई बात नहीं सुनती हैं। विक्रम की आवाज सुनकर राधिका और कमली अपने घर के बाहर आती हैं। विमला, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे विक्रम को परेशान मत किया कर, लेकिन तू बार बार मेरे बेटे को ताना मारती है। मैं मानती हूँ मेरा बेटा ज्यादा नहीं कमाता है, पर कम से कम वो मेरे साथ तो है। लेकिन तेरा बेटा तुझे सिर्फ महीने महीने पैसे भेजता है, पर कभी तेरा हाल नहीं पूछता। कमली, तू मेरे बेटे की बात क्यों कर रही है? शुरुआत तो तूने की है। तूने मेरे बेचारे बच्चे को ताना मारा। कमली और विमला एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं। अरे छोड़िए छोड़िए माँ, इन लोगों के मुंह मत लगिए। चलिए चलकर कुछ खाना खाते हैं। लड़ाई को रोकने के लिए विक्रम अपनी माँ को घर के अंदर ले जाता है। वहीं राधिका ठेले को धकेल कर घर के सामने ले आती है। बच्चे ठेले से सामान उतारने में राधिका की मदद करते हैं। माँ, क्या आज भी हमारी सब्जियां नहीं बिकी? क्या हमें आज भी भूखा ही सोना होगा?
बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने तो घर पर दाल चावल और आलू का चोखा बनाया है। खाना बनाने के बाद सभी लोग दाल चावल और आलू का चोखा खाते हैं कि तभी मम्मी मुझे रोज रोज ये दाल चावल चोखा नहीं खाना है, आप हमारे लिए कोई चटपटा टेस्टी खाना क्यों नहीं बनाती है? मेरे दोस्त बताते हैं कि ठंड में उनके घर काफी चटपटा टेस्टी खाना बनता है। बेटा अयान रोना बंद करो, आजकल ठंड की वजह से पापा की सब्जियां बिक नहीं रही है। जिस दिन अच्छी बिक्री होगी ना उस दिन मैं तुम्हें पक्का खाने में कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। आप सच बोल रही हो मम्मी? हाँ बेटा। अगर ऐसी बात है मम्मी तो ये सारा खाना 2 मिनट में मैं खाकर खत्म कर दूंगा। सभी लोग मन मार कर दाल चावल चोखा खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं आधी रात को। मम्मी मम्मी मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ, रजाई में बहुत सारी छेद है, ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। राधिका के घर पर एक ही फटी पुरानी रजाई थी जिसे 5 लोग ओढ़कर सोते थे। नायरा को इस तरह ठंड में कांपता हुआ देखकर विक्रम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत ही बेकार और निठल्ला बाप हूँ, अपने बच्चों के लिए एक रजाई भी नहीं खरीद सकता। दूसरे बच्चों के पापा तो उनकी सारी जिद पूरी करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की जरूरत भी पूरी नहीं कर पा सकता। देखिए ऐसा मत कहिए, अभी हमारा वक्त खराब चल रहा है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। आप देखिएगा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका परात में थोड़ी लकड़ी और कोयला जला देती है जिससे घर में गर्मी हो जाती है और सभी आराम से सो पाते हैं। अगली सुबह मम्मी जल्दी जल्दी रोटी बनाओ ना, स्कूल जाने में देरी हो रही है। बस हो ही गया है। राधिका नायरा की चोटी बना देती है और फिर दोनों बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए देती है जिसे देखकर दोनों बच्चे मुंह बनाते हैं। मम्मी मुझे ना नमक रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, कम से कम नाश्ते में तो कुछ अच्छा बनाया करो। नायरा कल मैंने तुम दोनों को क्या समझाया था? नायरा दीदी अभी मम्मी जो खाना दे रही है वो खा लो, बाद में मम्मी हमारे लिए टेस्टी खाना बनाएगी। दोनों बच्चे झटपट खाना खा लेते हैं फिर स्कूल चले जाते हैं। बच्चों को स्कूल में भेजकर राधिका अपने आंगन में बैठकर धूप खाते हुए स्वेटर बुनने लगती है। राधिका को परेशान देखकर उसकी पड़ोसी अनुष्का उसके पास आती है। क्या बात है राधिका, बहुत परेशान लग रही हो, और ये स्वेटर किसके लिए बना रही हो? ये स्वेटर मैं तो पड़ोस वाली विमला चाची की बेटी के लिए बना रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके लिए स्वेटर बना दूंगी तो वो मुझे 500 रुपये देगी, जिससे मैं अपने बच्चों का और माँ जी और विक्रम जी के लिए ऊन खरीद के स्वेटर बना पाऊंगी। राधिका तो कितनी मेहनत करती है। मेहनत के अलावा और घर भी कह सकती हूँ अनुष्का, मेरे घर के हालात अभी कुछ खराब है। घर में 2 वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता है। परिवार के लोग अच्छा खाना खाने के लिए तरस रहे हैं और हमारे पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक फटी रजाई है। अरे बाप रे राधिका, तेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इतनी सारी परेशानियां एक साथ। बहन अगर इतनी परेशानी है तो तू भी तो कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अरे मैं कैसे कोई काम कर सकती हूँ और मुझे कहाँ काम मिलेगा? मुझे तो ज्यादा कोई काम आता भी नहीं है। राधिका तू बस बता तुझे काम करना है या नहीं। अगर तुझे काम करना है तो मैं तेरे लिए काम ला दूंगी। वैसे भी तू बहुत अच्छा खाना बनाती है और तू साफ सफाई भी अच्छे से कर लेती है। हाँ ये सारे काम तो मैं कर लेती हूँ, मैं काम करूंगी। अनुष्का तुम मेरे लिए काम ला दो प्लीज। अनुष्का राधिका को सावित्री नाम की औरत के घर ले जाती है। सावित्री के घर पर राधिका तुम घर के सारे काम कर लेती हो ना? हाँ मालकिन, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा है तो फिर आज से ही तुम मेरे घर पर काम पर लग सकती हो। सबसे पहले घर में डस्टिंग कर देना। ठीक है मालकिन। अनुष्का अपने घर चली आती है। वहीं राधिका सावित्री के घर की डस्टिंग करती है। डस्टिंग करने के बाद डस्टिंग तो तुमने बहुत अच्छी की है। अब एक काम करो कि किचन में जाकर 4 लोगों के लिए आलू के पराठे बना दो। मेरे बेटे को आलू का पराठा खाना बहुत पसंद है, साथ में टमाटर की मीठी चटनी भी बना देना। जी ठीक है मालकिन, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देती हूँ। राधिका किचन में जाकर आलू बॉईल करती है और फिर आटा गूंथने लगती है। आलू की स्टफिंग तैयार करते हुए राधिका सोचती है, इन अमीर लोगों का बढ़िया है यार, जब जो दिल करता है वो लोग खा लेते हैं। बेटी की फरमाइश पर आलू के पराठे बनवा रहे हैं और एक हम गरीब लोग हैं, हमें खाने में जो मिल जाए वही हमारी पसंद बन जाती है। राधिका ये सारी बातें सोचते हुए आटे की लोई में आलू की स्टफिंग करती है और फिर उसे बेलकर अच्छे से सेकती है। राधिका के आलू के पराठों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। आलू पराठा बनाने के बाद जब राधिका सभी को खाना परोसती है तब अरे वाह वाह वाह, क्या पराठे बनाया राधिका तुमने। इस ठंड के मौसम में चटपटे टेस्टी पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अच्छे पराठे बना लेती हो। ओ मालकिन, ऐसे चटपटे आलू के पराठे बनाना तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। चलो अच्छा है फिर तो। वैसे भी हम लोग पराठे खाने के काफी शौकीन हैं,
तुम्हें पराठे बनाने आते हैं तो हमारे लिए अलग अलग तरह के पराठे बना दिया करना। जी मालकिन, बिल्कुल। मालकिन, मुझे एक बात कहनी थी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे एडवांस दे सकते हैं? राधिका, तुम तो आज ही मेरे पास काम करने आई हो और आज ही तुम्हें एडवांस चाहिए? मैं जानती हूँ मालकिन, ऐसे पहले दिन काम पर पहले एडवांस मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे परिवार की हालत खराब है। अभी अगर कोई राशन लेकर नहीं गई तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा। राधिका की बात सुनकर सावित्री को उसकी हालत पर दया आ जाती है और वो राधिका को थोड़े से पैसे एडवांस दे देती है, जिसे लेकर राधिका राशन की दुकान पर जाती है। रास्ते में काफी तेज ठंडी हवाएं सन सन करके चल रही थी घर लौटते वक्त। हे भगवान, ये ठंड है या हाहाकार, ये ठंडी हवाएं लग रही हैं। घर जाने से पहले ही मैं रास्ते में आइसक्रीम बन जाऊंगी। इतनी ठंड में तो एक एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है। राधिका चलते चलते राशन की दुकान पर जाती है। भैया सुनिए, मुझे थोड़ी सी चावल, आटा, तेल, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची ये सब दे दीजिए। राधिका राशन की दुकान से थोड़ा बहुत राशन लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। बाजार में बूढ़ी औरत ठंड में कांपते हुए सब्जी बेच रही थी। ले लो, सस्ती सब्जियां ले लो, इतनी कम कीमत पर ताजी सब्जियां पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। राधिका उस सब्जी वाली के पास जाती है और उससे थोड़ी बहुत सब्जियां खरीद लेती है। घर आने के बाद राधिका आज दाल चावल के साथ पत्ता गोभी की सब्जी बनाती है और सबको खिलाती है। बहू, कितने दिन बाद आज हमारे घर पर कुछ अच्छा खाना बन रहा है, तो सच में हमारे घर की गृह लक्ष्मी है। अरे वाह वाह मम्मी, आपने जो कितनी टेस्टी चटकदार सब्जी बनाई है और इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यम यम मम्मी, दीदी सही कह रही है, ऐसी खुशबू तो हमारे स्कूल के बच्चों के टिफिन से भी नहीं आती है। मम्मी, कभी आप हमारे लिए पराठे भी बनाना, मुझे कई दिनों से पराठे खाने का मन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तुम्हें जो खाने का मन करेगा मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। चलो आप झटपट से खाना खत्म करो। राधिका की बात सुनने के बाद बच्चे जल्दी से अपना खाना खत्म करते हैं। अब राधिका सावित्री के घर पर अलग अलग तरह के पराठे बनाती है। कभी वो गोभी के पराठे बनाती है तो कभी मेथी के पराठे बनाती है। ऐसे ही एक दिन, राधिका, तुम सारे पराठे तो काफी अच्छे बनाती हो, लेकिन आज शादी के बाद मेरी बेटी अनु पहली बार घर आई है। प्याज का पराठा उसका फेवरेट है। आज उसका जन्मदिन भी है, तो एक काम करना, आज प्याज के पराठे और लाल मिर्च की चटनी बना देना। मालकिन, मुझे प्याज का पराठा बनाना नहीं आता है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्याज का पराठा बनाना बहुत ही आसान होता है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची को बारीक काट लेना, फिर उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, अजवाइन, अचार का मसाला डालकर मिला देना। बस हो गया क्या मालकिन? और क्या, इतना करने से स्टफिंग तैयार हो जाएगी। फिर आटे में नमक डालकर गूंथ लेना, उसके बाद स्टफिंग डालकर पराठे जैसे बनाते हो वैसे बना लेना। मालकिन, प्याज का पराठा बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। राधिका किचन में जाती है और सबसे पहले प्याज का छिलका छीलती है। प्याज छीलने के बाद वो जैसे ही प्याज को धोती है, हाय राम, ये पानी इतना ठंडा क्यों है? पानी छूने से लग रहा है जैसे करंट मार रहा हो। राधिका कांपते हुए ठंडे ठंडे पानी से प्याज धोती है और फिर उसे बारीक काटती है। साथ ही वो धनिया पत्ता और मिर्च को भी काट कर प्याज के कटोरे में डाल देती है। इसके बाद वो उसमें जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन, अचार का मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग तैयार करती है। अरे वाह, स्टफिंग तो बड़ी अच्छी और बिल्कुल चटपटी सी लग रही है। मालकिन ने तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई है। मैंने आटे में नमक तो डाल दिया है, चलो अब आटा गूंथ लेती हूँ। राधिका झटपट आटा गूंथ लेती है और फिर आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उसमें प्याज की स्टफिंग भरती है और फिर उसे बेलकर प्याज के पराठे सेकती है। प्याज के पराठे की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। राधिका, प्याज के पराठे बन गए हैं क्या? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। मालकिन, अभी तो बस मैंने पराठे सेकना शुरू किया है, अभी तो मिर्च की चटनी बनानी बाकी है। अरे राधिका, थोड़ी जल्दी जल्दी बना लो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। राधिका एक के बाद एक प्याज के पराठे को अच्छे से सेकती है। प्याज के पराठे तो मैंने बना दिए हैं, अब बस मिर्च की चटनी बनानी है। राधिका एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक डालकर फ्राई करती है और फिर इसे मिक्सी में डालकर पीस देती है। फिर उसमें नींबू का रस मिलाकर राधिका मिर्च की चटनी को प्याज के पराठे के साथ सबको परोसती है। खाना खाने के बाद, राधिका, तुमने तो बहुत ही लाजवाब प्याज के पराठे बनाए हैं। इतने टेस्टी प्याज के पराठे तो मम्मी भी नहीं बनाती है। हाँ राधिका, रेसिपी तो मैंने तुझे बताई थी, लेकिन अनु बिल्कुल सही कह रही है, तुम मुझसे भी अच्छा प्याज का पराठा बनाती हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने पराठे की दुकान खोल लेनी चाहिए। तुम सारे पराठे इतने टेस्टी जो बनाती हो। पराठे की दुकान खोलने में काफी पैसे लगते हैं,
हम गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपको मेरे हाथ का बना प्याज का पराठा और मिर्च की चटनी पसंद आई। सबको पराठे खिलाने के बाद राधिका सावित्री के घर की साफ सफाई में लग जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं। अभी भी राधिका के घर के हालात सही नहीं हुए थे। राधिका अपना घर भी संभालती है और सावित्री के घर में काम भी करती है। ऐसे ही एक दिन, मम्मी मम्मी हमारे पड़ोस में सरस्वती पूजा की तैयारी हो रही है। मैं भी सारे बच्चों के साथ मिलकर पंडाल की सजावट कर रही हूँ और मैंने सुना है कि पूजा हो जाने के बाद उसके बाद दूसरे दिन पंडाल में भंडारा खिलाया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और नायरा बेटा, तुम्हें पता है सरस्वती पूजा का भोग बहुत ही स्वादिष्ट होता है। भोग की खिचड़ी नॉर्मल खिचड़ी से बहुत अलग होती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, अब तो मैं अकेले ही 4-5 प्लेट खिचड़ी खा जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा, मुझसे तो अब रुका भी नहीं जा रहा। अयान तो एक नंबर का भुक्कड़ है। अरे थोड़ा सा इंतजार तो कर ले, अभी तो पूजा भी नहीं हुई है। भंडारा तो पूजा होने के बाद खिलाया जाएगा ना। आज बड़े दिनों बाद बच्चों को इतना खुश देख रही हूँ, वरना भूख और गरीबी की वजह से तो हमारे घर के बच्चों ने चहकना ही बंद कर दिया था। देखते देखते सरस्वती पूजा भी हो जाती है और भंडारे का दिन आ जाता है। भंडारे वाले दिन, मम्मी मम्मी जल्दी करो ना, भंडारा खाने के लिए जाना है। तैयार होने में और कितना टाइम लगाओगे? हाँ मम्मी आप जल्दी करो, इस मोटू के पेट में तो हाथी कूद रहे हैं। अगर आपने जल्दी नहीं किया तो इसके पेट के हाथी कूद कर बाहर आ जाएंगे। नायरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लगता है। अयान देखो, मैं रेडी हो गई हूँ। नायरा, विक्रम जी, माँ जी, चलिए चलते हैं भंडारा खाने के लिए। राधिका और उसका पूरा परिवार भंडारा खाने के लिए जाते हैं। अयान तो खिचड़ी खाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। दोनों बच्चे खेलते कूदते भंडारे की जगह पर पहुंचते हैं। राधिका और उसके परिवार को भंडारे में देखकर दूसरे लोग, गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। भंडारे का नाम सुनते ही देखो कैसे कैसे भागे भागे चले आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही है आंटी। देखिए ना, राधिका भंडारे का खाना खाने के लिए कितनी सज धज के आई है। आज तो लग रहा है कि सारा खाना यही लोग खा जाएंगे। अरे आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो बस भगवान का प्रसाद खाने के लिए आए हैं। वैसे भी भोग तो हर किसी के लिए होता है, इसमें कहाँ कोई अमीर गरीब देखता है। भगवान का प्रसाद तो सबके लिए है राधिका, लेकिन पूजा करने के लिए और पूजा की अच्छे से तैयारी करवाने के लिए चंदा देना पड़ता है। तुम लोगों ने चंदा दिया है क्या? हम लोग तो काफी गरीब लोग हैं और यहाँ पर सभी 500 रुपए चंदा मांग रहे थे। इतने तो हमारे परिवार की एक दिन की कमाई भी नहीं है, तो हम लोग इतना चंदा कैसे देंगे? अरे जब तुम लोग चंदा नहीं दे सकते तो ऐसे कैसे मुंह उठाकर भंडारा खाने के लिए आ गए हो तुम लोग? अरे तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है? और अपने लालची बच्चों को तो देखो कैसे भंडारे में खा रहे लोगों को ताक रहे हैं। इस तरह से विमला राधिका और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती करती है, जिससे गुस्सा होकर राधिका और उसका परिवार बिना भंडारे में खाना खाए घर वापस आ जाता है। रास्ते में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। नायरा बेटा, हम लोग घर पहुंच ही गए हैं। बच्चों को काफी ठंड लग रही थी, लेकिन राधिका के मन में सिर्फ पड़ोसियों की बातें घूम रही थी कि किस तरह से उन लोगों ने उनकी बेइज्जती की घर वापस आने के बाद। मम्मी आपने मुझे भंडारे में खाना खाने क्यों नहीं दिया? मुझे भंडारे में खाना खाना है। मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं, बस नहीं। हम लोग भंडारे में खाना नहीं खाएंगे। मैं घर पर सबके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, हम सब वही खाएंगे। राधिका को गुस्से में देखकर अयान चुप हो जाता है और राधिका थोड़े से चावल और दाल को मिलाकर उसकी खिचड़ी बनाती है। घर में ज्यादा तेल मसाला और दाल चावल भी नहीं था, इसीलिए वो ज्यादा खिचड़ी नहीं बना पाती है। मेरे बच्चे आज खिचड़ी खाने के लिए कितने ज्यादा खुश थे, लेकिन इन अमीरों से तो हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब देखो, खिचड़ी बनाने के लिए ज्यादा सामान भी नहीं है। अब इसमें पानी डालकर गीली खिचड़ी बनानी पड़ेगी। राधिका खिचड़ी में थोड़ा सा पानी मिला देती है, जिससे खिचड़ी बहुत ही पतली हो जाती है। खिचड़ी बनने के बाद राधिका सभी को खिचड़ी खाने के लिए देती है, जिसे खाने के बाद सभी मुंह बनाते हैं। छी, इस खिचड़ी में तो कोई स्वाद नहीं है, इसमें तो बस पानी पानी लग रहा है। अयान, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। खाने का इस तरह से अपमान नहीं करते हैं। चुपचाप से खाना खाओ, वरना 2 थप्पड़ पड़ेंगे। पानी मिला देने की वजह से राधिका की खिचड़ी का सारा स्वाद खराब हो गया था, लेकिन परिवार वाले मजबूर थे, इसीलिए कोई राधिका को कुछ नहीं कहता और सभी लोग चुपचाप से खिचड़ी खा लेते हैं। राधिका के घर में पैसों की दिक्कत बढ़ रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर एक दिन, ये बच्चे पूरे घर को गंदा कर देते हैं। मैंने कितना समझाया है, लेकिन ये लोग मेरी बात ही नहीं मानते हैं। राधिका घर साफ कर रही थी कि इतने में कोई उसके दरवाजे को खटखटाता है। राधिका जैसी दरवाजा खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके दरवाजे पर उसकी चाची सास और चाचा ससुर खड़े हैं।
क्या हुआ राधिका, तुम तो हमें देखकर ऐसे चौंक रही हो जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। तुम तो सारे संस्कार ही भूल गई, पता नहीं है अपने सास के पैर छुए जाते हैं। राधिका जल्दी से अपनी चाची सास और चाचा ससुर के पैर छूती है और उन्हें घर के अंदर बैठने के लिए कहती है। राधिका के चाचा ससुर और चाची सास घर के अंदर आकर बैठते हैं। ठंड का मौसम था, इसीलिए राधिका दोनों के लिए लाल चाय बनाकर देती है। अरे ओ बिरजू की मम्मी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो भाई? इन लोगों के पास तो अपने मेहमानों को पिलाने के लिए दूध वाली चाय के भी पैसे नहीं हैं। अरे देखो कैसी लाल चाय पिला रहे हैं, वो भी बिना बिस्किट के। क्या राधिका, कम से कम मेहमानों की तो अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए तुम्हें। क्या विक्रम इतने भी पैसे नहीं कमाता है? वो निठल्ला का निठल्ला ही रह गया। चाची सास की बात सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। अरे भाई बिरजू की माँ, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर और 1 मिनट और नहीं रहना। अरे इन गरीब फटीचर लोगों से तुम्हें क्या बातचीत करनी है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो भाई घर चलते हैं। राधिका की चाची सास और चाचा ससुर दोनों गुस्सा होकर अपने घर के लिए निकल रहे थे कि तभी राधिका उनको रोक लेती है। आप लोग ऐसे बिना खाए पिए मत जाइए, आप माँ जी से बातें कीजिए, तब तक मैं कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। तू तो हमें चाय तक नहीं पिला सकी, खाना क्या खिलाएगी? माँ जी आप मेरी एक बात मान लीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। राधिका की चाची सास अपने पति को मना लेती है और दोनों बैठकर कमली से बातें करने लगते हैं। वहीं रसोई में राधिका देखती है कि आटे के डिब्बे में थोड़ा सा आटा है। घर में थोड़ा सा आटा है और मैंने इनकी सब्जियों में से थोड़े से प्याज छाट कर रखे हैं, उससे मैं मेहमानों के लिए प्याज के पराठे और मिर्च की चटनी बनाकर दे सकती हूँ। राधिका फटाफट से प्याज, धनिया पत्ता, मिर्च काट कर उसे मिलाएगी और उसमें अजवाइन, अचार का मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिला देती है। फिर वो आटा गूंथकर उसमें प्याज की स्टफिंग भर के प्याज के पराठे बनाती है और मिर्च की चटनी उसने परिवार वालों के लिए ही पहले बना रखी थी, तो मेहमानों को प्याज के पराठे और मिर्च की चटनी खाने के लिए देती है। अरे भाई वाह, क्या पराठे बनाए हैं! प्याज के पराठे इतने टेस्टी होते हैं, मैंने तो कभी पहले सोचा भी नहीं था। राधिका मुझे तो लगा था कि तुम लोग हम लोगों को कुछ भी नहीं खिला पाओगे, लेकिन तुमने तो इतना टेस्टी पराठा खिलाया है। कमली बिल्कुल सही कहती है, तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो। राधिका के मेहमानों को उसके हाथ का बना प्याज का पराठा और मिर्च की चटनी बहुत पसंद आती है। सभी तारीफ करते हुए पराठे खाकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर हर रोज की तरह विक्रम सुबह सुबह सब्जियों बेचने के लिए बाजार जाता है। घर के हालात तो दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। आज मंगल बाजार है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। आज तो मैं किसी भी तरह से सब्जियां बेच दूंगा। विक्रम रोते रोते बाजार की तरफ जा रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे, तो अभी भी रास्ते में अंधेरा था और कोहरा भी हटा नहीं था। रोने की वजह से उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उसे दिखाई नहीं देता है और एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। राधिका को जब एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तब, हे भगवान, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? विक्रम की मौत को 1 महीना हो गया था, लेकिन राधिका इस दुख से बाहर नहीं आ पाई थी। उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। वो सारा दिन बैठकर रोती रहती थी। राधिका तुम ये क्या कर रही हो? विक्रम की मौत के बाद तुमने तो हर चीज से नाता ही तोड़ दिया है। अरे तुम भूल गई तुम्हारे 2 मासूम बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? कमली की बात सुनकर राधिका होश में आती है। राधिका विक्रम के पुराने प्याज की बोरी से प्याज, खराब और अच्छे प्याज को अलग करती है। तभी सावित्री उसके घर पर आती है। राधिका तुम इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही? मालकिन मेरे पति की मौत हो गई, इसलिए मैं काम पर नहीं आ पा रही थी। राधिका इस वक्त तुम्हारे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। ये लो कुछ पैसे रखो और इससे अपना कुछ काम शुरू करना। सावित्री राधिका को पैसे देकर चली जाती है। फिर राधिका, ऐसे रोते रहने से कुछ नहीं होगा। घर में बहुत सारे प्याज पड़े हैं, क्यों ना मैं प्याज के पराठे और मिर्च की चटनी बनाकर बेचूं? वैसे भी बाजार में लोग आलू के पराठे बेचते हैं, तो मेरी बिक्री अच्छी होगी। राधिका सावित्री के दिए पैसों को लेकर जाती है और राशन की दुकान से थोड़ा सामान खरीद कर लाती है। कमली ने पहले से ही प्याज को छील कर रखा था, तो वो प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची सबको काट करके अच्छे से मिलाती है और फिर उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, अचार का मसाला डालकर अच्छे से स्टफिंग तैयार करती है। राधिका मैंने आटा गूंथ दिया है, तू जल्दी से पराठे सेक ले। राधिका आटे में स्टफिंग भरकर उसे बेलकर प्याज के पराठे बनाती है, तो वहीं कमली भुने हुए मिर्च, लहसुन, अदरक को सिलबट्टे पर पीसकर उसमें नींबू का रस डालकर तीखी मिर्च की चटनी बनाती है। दोनों सास बहू मिलकर ठेले को सजाती हैं और फिर राधिका ठेला लेकर बाजार में चली जाती है। कितनी कड़ाके की ठंड है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। आओ आओ, 20 रुपए की 2 प्याज के पराठे। ऐसे पराठे और कहीं नहीं खाए होंगे, एक बार ट्राई कीजिए। राधिका के प्याज के पराठे से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। इस वजह से कस्टमर उसकी दुकान पर खिंचे चले आते हैं।
अरे बहन जी, आपके प्याज के पराठे और मिर्च की चटनी तो बहुत टेस्टी है। लोगों को राधिका का प्याज का पराठा और मिर्च की चटनी बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे राधिका की अच्छी कमाई होने लगती है, जिससे उसके घर के हालात सुधर जाते हैं और वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल देती है, जहाँ जब उसके बच्चे प्याज के पराठे और मिर्च की चटनी लेकर जाते हैं तो दूसरे बच्चे, अयान, राधिका तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। स्कूल के बच्चों से अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर अयान और नायरा को अपनी मम्मी के ऊपर बहुत ही गर्व होता है। राधिका ने यह साबित कर दिया कि वक्त भले ही कितना भी बड़ी परीक्षा ले, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो तो मौत का सन्नाटा भी कामयाबी की गूंज में बदल सकता है। आज उनके बच्चों का सिर गर्व से ऊंचा था, क्योंकि उनकी मां ने हार मानने के बजाय मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था।